देखिए ना, आसमान कैसा साफ हो गया, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। दादाजी मैं तो कहता हूँ हर रविवार को ऐसा ही मौसम होना चाहिए। हाँ, मौसम तो वाकई बहुत खूबसूरत है। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे वो आज संडे है ना, सोचा दालान की तो सफाई की। आपको घास कटर चाहिए था? हाँ, रखा है, ले लो ना। अच्छा हाँ ठीक है। अरे ये क्या हुआ? देखो ना, कल रात के तूफान में पेड़ की क्या हालत है। कल रात में तूफान आया, तुमको खबर है ना? लोग मुझे खबर ना होगी, पर राम 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 अगर भाभी जी से देखेंगे तो अभी तो सब लोग सो रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि कमला ऐसे देखेगी तो पता नहीं क्या कहेगी। अच्छा ये काफी अटपटा नहीं लगता क्या? यही कि अगस्त में ही शरद का जन्म हुआ था और इसे अगस्त में पेड़ गिरा। तुम्हें शरद की जन्म थी, ये नहीं याद? हाँ, मैं उसकी जन्मपत्री बना रहा हूँ ना, इसी वजह से, बस और कुछ नहीं। जन्मपत्री? हाँ लेकिन वो तो भविष्य जानने के लिए बनाई जाती है। और उसका क्या फायदा? राजी मैं किसी और ही मकसद से बना रहा हूँ। दरअसल भाभी जी जानना चाहती है उसके बारे में कि कमला ने तुमसे कहा है जन्मपत्री बनाने? हाँ मतलब वो जानना चाहती है कि 25 नवंबर का दिन शरद के लिए शुभ था या अशुभ। तो फिर क्या पाया आपने? 25 नवंबर का दिन शरद के लिए शुभ था या नहीं? राजी मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ, इसमें समय लगता है भाई साहब। पर हाँ देखिए, अगर 25 नवंबर का दिन उसके लिए शुभ हो तो ये मुमकिन है कि शरद अभी जिंदा हो। अच्छा? हाँ अरे हाँ, मैंने सुना राधा आ गई है, कहाँ है, दिखी ही नहीं। हाँ, कल रात की तो भाई 1 बजे हम लोग गए थे उसके लिए। सच में डॉक्टर, इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत हो गई है, कुछ पूछो। 2 ही साल में ऐसा लगता है जैसे बच्ची से जवान हो। उसका हंसता खेलता परिवार यही हमारे पड़ोस में तो रहा करता है। चलो अच्छा है, मैं तो उससे मिलने को बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। अरे अच्छा हुआ लाला जी अपने मोहल्ले में कोई देखने लायक लड़की तो आई, वरना अपने चारों एक भी शक्ल ऐसी नहीं जिसकी ओर नजर तक उठाई जा सके। हाँ अच्छा जी। सिवाय हमारी धर्म पत्नी के। मिसेस तनेजा का फोन है। उन्हें अब क्या हो गया? मैं क्या जानूं, आप ही जाकर पूछिए। छोड़े कहीं की, फोन तो ऐसे रही थी मानो बहुत तकलीफ में। हाँ तो क्या है कविता कि थोड़ी देर लेटे रहे। मैं क्यों कहने जाऊं? वैसे भी आपकी मधुर आवाज सुने बिना उसे चैन कहाँ। उसके सेंट की खुशबू तो टेलीफोन पर भी आ रही थी। जाओ जाओ, व्याकुल हो रही होगी। हाँ ठीक है। ये मुसीबत है। अरे शांति, उस बेचारे को अब तो कुछ पूछती रहती है। अरे भाई वो डॉक्टर है, क्यों के फोन तो आएंगे ही। हाँ तो करे ना, मैंने तो बस इतना ही कहा कि मिसेस तनेजा का फोन। जब एक लंबे अरसे तक नर्स रही हो शांति, बात को बहुत जल्दी पकड़ लेती। अब आई ना आपकी बात समझ में। अरे हाँ, अनु आ गई है ना, उससे कहिएगा कि दोपहर में उधर आए, जरा देख जाए कि हमने उसके मकान में क्या क्या फेर बदल दिए। अच्छा मैं चलती हूँ, देखो मुन्ना आया कि नहीं आया। आजकल तो इतना बदमाश हो गया कि पूछिए मत। अरे हाँ, अनु से कहना मत भूलिएगा। हाँ मैं चलती। चलिए जी, मिसेस तनेजा व्याकुल हो रही होंगी। हाँ 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 चलिए चलिए चलिए। धन्यवाद दादा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसे ही काम खत्म होता है वापस आकर देता हूँ। ठीक है। ये मौसम को भी खबर है। अरे वाह दादा जी, देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। ये लीजिए माँ के हाथों की बनी गरमा गरम चाय। ये मौसम को भी खबर मेरा और चीज? नहीं, अखबार आप पढ़िए, मुझे मेरा बुक सेक्शन दीजिए। हाँ ये लो अपना बुक। थैंक यू। किताबों के बारे में तो पढ़ते तो बराबर, लेकिन खरीदते कभी नहीं हो, है ना? वो इसलिए क्योंकि मैं अपने अज्ञान को बनाए रखना चाहता हूँ। अनु क्या कर रही है? उठी नहीं अभी? उठ गई, नाश्ता कर गई। ये देखो प्रदीप, इस पेड़ की क्या हालत हो गई है। कमला इसे देखेगी तो समझ में नहीं आता क्या कहेगी। मैं सोच रहा हूँ कि कमला को पता लगे उससे पहले मैं ही उसे बता दूं। उन्हें मालूम है, कैसे? वो तो सुबह से इधर आई नहीं। सुबह जब ये पेड़ गिरा वहाँ यही तो थी। क्यों? पता नहीं, पेड़ के टूटने की आवाज सुन के जब मैं खिड़की पे आया तो मैंने देखा वहाँ यही खड़ी। ये पेड़ का टूटना तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। पर वो इतनी सुबह यहाँ कर क्या रही? क्या पता, लेकिन पेड़ के टूटने के बाद वो फूट फूट के रोने लगी। रोने लगी? तुमने उसे संभाला नहीं बेटा? तो मैंने सोचा कि उस वक्त उन्हें अकेली छोड़ देना ही बेहतर होगा।
लगता है वो उसके बारे में फिर सोच रहे हैं। रात रात भर का चक्कर काटना फिर शुरू। शायद। एक बात कहूँ ना, माँ के साथ हम लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। क्या? यही उनके साथ ईमानदारी ना बरतने की, और ऐसी हरकत का नतीजा कभी ना कभी तो भुगतना ही पड़ता है, और हम लोग वही भुगत रहे। ईमानदारी ना बरतने की भूल मतलब? देखिए, आप जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ कि शरद अब लौट के नहीं आने वाला, तो हम लोग माँ को ये बात क्यों नहीं समझाते? अरे उसे कह क्यों नहीं देते कि हम लोग उनकी तरह शरद को जिंदा नहीं मानते? तुम्हारा मतलब है कि तुम अपनी माँ से बहस करना चाहते हो? बहस नहीं लाला जी, लेकिन हाँ इतना जरूर चाहता हूँ कि माँ आप समझ ले कि हम में से शरद को कोई जिंदा नहीं मानता। आप मुझे बताइए ना, वो क्यों ना सारी सारी रात उसका इंतजार करें, क्यों ना उसके सपने देखें? क्या हम लोग कभी माँ को ये बात समझाते हैं कि हम लोग शरद की ओर से निराश हो चुके हैं? आज नहीं, परसों पहले। और अपनी बात को साबित कैसे करोगे? लाला जी 3 साल गुजर चुके हैं, और 3 साल बाद में तो लौट कर आता है क्या पता? इस बारे में कोई भी उम्मीद रखना पागलपनी होगा। प्रदीप, तुम्हारे और मेरे लिए हो सकता है, तुम्हारी माँ के लिए नहीं। शरद की ना तो लाश मिली है, ना ही उसके मरने की कोई निश्चित खबर। फिर हम उसको मरा हुआ कैसे मान लें? अच्छा, ये सब बातें छोड़िए, अब बैठिए ना, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। सारा झमेला दरअसल इन अखबार वालों का। हर महीने किसी न किसी लापता आदमी के लौटने की खबर छाप देते हैं। अब ऐसे में अगला लौटने वाला आदमी शरद भी हो सकता है। हम इस संभावना से कैसे इनकार कर सकते ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप जानते हैं अनु को मैंने यहाँ क्यों बुलाया? नहीं तो? आप जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया है मुझे। मामला क्या है? मैं अनु के सामने शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा हूँ। भाई, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, देखो। ये मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है लाला जी। तो फिर मुझसे क्या चाहते हो? बड़े हो गए, जो ठीक लगे वो करो। तो ठीक है, जब मुझे ठीक लगेगा मैं कर लूंगा। तुम जानना चाहते हो ना कि इस बारे में तुम्हारी माँ क्या देखा, मैंने कहा आपसे कि ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है। अरे कभी कभी तो आप ऐसी बातें करते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। अगर मेरी बातें सुन के माँ को तकलीफ होती है, माँ बेचैन होती है, तो उससे आपको कोई भी मतलब नहीं होगा क्या? तो ऐसी होशियारी से कन्नी काट कर निकल जाना चाहते हैं कि बस? प्रदीप, मैं सिर्फ वहीं कन्नी काटता हूँ जहाँ ऐसा करना जरूरी है। अनु शरद की मंगेतर थी, अनु शरद की मंगेतर थी, लेकिन अब नहीं है। प्रदीप, तुम्हारी माँ मानती है कि शरद जिंदा है, वो एक दिन लौटेगा। अनु से शादी का प्रस्ताव रखने का मतलब है कि तुम उसकी मौत का ऐलान कर रहे हो। तुमने कभी सोचा है कि इसका उसके ऊपर क्या असर होगा? मेरे तो दिमाग में काम करना पड़ता है। पता नहीं क्यों हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। जब भी मैं किसी चीज को पाने के लिए आगे बढ़ता हूँ, मुझे हमेशा अपने हाथ पीछे खींचने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसे करने से किसी का दिल दुखेगा, किसी को बुरा लगेगा। हर बार मेरे साथ ही ऐसा होता है। देखो प्रदीप, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम इस बारे में एक बार और विचार करो। एक बार और? पिछले 3 सालों से मैं इसी पर विचार कर रहा हूँ लाला जी। मैंने सोचा था ठीक है, समय के साथ माँ शरद को भूल जाएंगी और फिर मैं और अनु हंसी खुशी शादी कर लेंगे। लेकिन अब अगर यहाँ वैसा होना संभव नहीं ना, तो कोई बात नहीं, कहीं और ही सही। ये तुम क्या प्रपोज कर रहे हो? मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा, अनु के साथ कहीं और शादी कर लूंगा, वहीं बस जाऊंगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं बहुत दिनों तक दूध पीता बच्चा बना रहा लाला जी, अब और नहीं, बहुत हुआ। और ये यहाँ इतना रोजगार फैला हुआ है, इसका क्या होगा? रोजगार में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी होना जरूरी है। हाँ जरूरी है। दिन में 1 घंटे से ज्यादा मुझे आपका काम अच्छा नहीं लगता। तो फिर अगर पैसे कमाने के लिए कारखाने में दिन भर सिर मारना ही पड़े, तो हाँ इतना जरूर चाहता हूं कि मेरा अपना कहने लायक एक घर हो, परिवार हो, और जब मैं शाम को थका हारा घर लौटूं तो उनके बीच में अपने आप को भूल जाऊं, और मेरे लिए इन सब का केंद्र सिर्फ अनु ही रही। अब आप मुझे बताइए, ये सब मुझे कहाँ मिलेगा? तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम ये रोजगार छोड़ देना चाहते हो? हाँ, ऐसा करना ही पड़ा तो छोड़ दूंगा। प्रदीप, तुम ये बात अपने ठीक है? नहीं लाला जी, इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि माँ से बात कीजिए, उन्हें मनाइए, ताकि मैं और अनु यहाँ रह सके। ठीक है, लेकिन ये बात फिर कभी अपने दिमाग में मत लाना, समझे? बेटा, मैंने इतना सारा झमेला किसके लिए किया? तुम लोगों के लिए ना। और तुम? मैं जानता हूँ लाला जी, अब माँ से बात कीजिए ना, समझाइए उन्हें। ठीक है, लेकिन दोबारा ये बात अपनी जुबान पर मत लाना, समझे? लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ। लगता है मैं तुमको समझ ही नहीं पाया। आप ठीक कहते हैं, मैं बहुत जिद्दी हूँ और अपनी जिद पर अड़ा रह सकता हूँ। हाँ, वो तो देख ही रहा हूँ। इधर टेबल पर एक डोंगा रखा था,
देखा तुमने? कौन से पूछी? अरे उसमें कूड़ा था ना, फेंक दिया मैंने कचरे की बाल्टी में। हे भगवान, उसमें कूड़ा नहीं था, उसमें आलू था। लो। अरे भाई मुझे क्या पता, मुझे लगा उसमें कूड़ा था, मैंने उठाकर फेंक दिया। अच्छा, तुम्हें तो बस हर जगह कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है और उसे देखकर साफ करने के लिए इतना परेशान क्यों हो जाते हो? जाओ, वो डोंगा उठाकर ला दो मुझे। अभी अभी नौकरानी बाल्टी धोकर गई है। अभी लाया माँ। मैंने सोचा था कि जब मेरे पास में पैसा हो जाएगा तो एक नौकर रख, ताकि बीवी को बुढ़ापे में थोड़ा सा आराम मिल जाए। पैसा भी हो गया, नौकर भी रख लिया, पर इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। इन्हें गृहस्थी से छुट्टी नहीं मिली। तो क्या करो? उसकी पत्नी बीमार हो गई, वो छुट्टी लेकर चला गया। अरे वाह, वो अनु कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। हाँ, हाथ धो रही थी, आती ही हो। रात तूफान ने अच्छी खासी बर्बादी, इसे भी ले ली था। अरे तुम उसको लेकर क्यों परेशान हो रही? न जाने ये सब विचित्र सा दर्द हो रहा है। क्या वो माँ आपके लिए दवा ला दूँ? नहीं, सर दर्द नहीं कर रहा है। कितनी अजीब बात है ना, सब कुछ एक साथ घट रहा है। गुलाब भी नहीं रहे, इसी महीने शरद का जन्मदिन है, इसी महीने ये पेड़ गिरा, अनु आई। अनु सुंदर हो गई है ना माँ? हाँ, वो लड़की सुंदर तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। पर फिर भी मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो यहाँ क्यों आई है। ऐसा नहीं कि मुझे उसे देखकर अच्छा ना लगा हो, पर दरअसल मैंने ही उसे बुलाया था। मैंने सोचा था कि हम लोग फिर से मिलकर खुश होंगे, और खासकर मैं उससे मिलना चाहता था। हाँ, उसकी नाक बस जरा सी लंबी हो गई है, पर फिर भी वो लड़की बहुत पसंद है मुझे। वो अब तक शरद का इंतजार कर रही है। उसने दूसरे के साथ आशनाएं शुरू नहीं कर दी, वो अब तक कुंवारी है। माँ, कुंवारी रहने के और भी कारण होते हैं। जैसे? अब जैसे कुछ भी हो सकता है, हमें क्या पता। अरे दवा ला दूँ आपके लिए? अरे नहीं, सर दर्द नहीं कर रहा है, पर जाने कैसा कैसा लग रहा है। अरे रात में सोया करो, रात रात भर तुमको नींद नहीं आती है, इसलिए ऐसा हो जाता है। हाँ। कल रात बड़ी खराब गुजरी, ऐसी रात पहले कभी नहीं आई। क्या हुआ? कोई भयानक सपना देखा था? सपने से भी ज्यादा। शरद को देखा था? मैं गहरी नींद में सोई हुई थी। याद है तुम्हें, जब वो पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था तो कैसे एकदम छत के पास से हवाई जहाज लेकर गुजरता था। जहाज में उसका चेहरा एकदम साफ दिखलाई पड़ता। कल रात भी मैंने उसे देखा, वो एकदम जीता जागता लग रहा था। मैं उसे हाथ बढ़ाकर छू सकती थी, फिर अचानक वो गिरने लगा। माँ, माँ करके चिल्लाया। ऐसा लगा जैसे वो कमरे में ही हो। माँ, ये उसी की आवाज थी। अगर मैं उसे छू सकती तो मैं उसे जरूर बचा लेती, जरूर बचा लेती मैं उसे। बाहर देखा तो तूफानी हवा बह रही थी, उसके हवाई जहाज के इंजन के जैसे आवाज करती। मैं इधर चली आई, आधी नींद में रही होंगी शायद, पर गड़गड़ाहट फिर भी सुनाई पड़ रही थी। तभी मेरी आंखों के सामने कि पेड़ चरमरा कर नीचे आ रहा था और साथ ही मैं भी। देखा, मैंने तुमसे कहा था कि हमें उसकी याद में पेड़ नहीं लगाना चाहिए था। मैंने कहा था कि इतनी जल्दी करना ठीक नहीं, मैंने कहा था, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। इतनी जल्दी? सबको जल्दी पड़ी, उसका काम खत्म करने की जल्दी सबको पड़ी थी, सबको माँ, पड़ी थी। माँ, मेरी बात सुनिए। पेड़ आंधी से गिरा, अब बेकार परेशान हो रही है। भाई यहाँ बैठे, इससे क्या बनता बिगड़ता है माँ, और आपकी क्या कहे जा रही है? देखिए माँ, फिर से वही बीती बातें मत दोहराइए, इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे तो लगता है कि अब हमें उसे भूलने की कोशिश करनी चाहिए। ये बात तुमने इस हफ्ते में तीसरी बार कही है। ऐसा इसलिए माँ क्योंकि ऐसा करना बहुत जरूरी है। कोई कभी दोबारा जिंदा हो सकता है क्या? हम लोग स्टेशन पे खड़े होके एक ऐसी ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगी। दवा ला दो जरा मेरे लिए। अभी लाया। हाँ मित्र, देखिए अब हमें इस घेरे को तोड़ के बाहर निकलना ही होगा। अरे मैं तो सोच रहा था क्यों ना आज शाम को हम 4
और डिनर बाहर ही कर लेंगे। क्यों? चलो। हाँ चलो ना, मैं तो राजी हूँ। बढ़िया, मैं आपके लिए दवा लाता हूँ, आप ठीक हो जाइए, फिर मैं आपसे शाम को बात करता हूँ, ठीक है? ये प्रदीप ने अनु को यहाँ क्यों बुलाया है? तुम इसको लेकर क्यों परेशान हो रही पिछले 3 सालों से वो बम्बई में रह रही थी और अब अचानक से हो? हो सकता है कि प्रदीप उससे ऐसे ही मिलना चाहता हो। ऐसे ही मिलने के लिए कोई 500 मील का सफर तय नहीं करता। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? दोनों पड़ोस में रहते थे, हो सकता है कि प्रदीप ने उसे मिलने के लिए बुलाया हो, और इसमें बुराई क्या है? देखो तुम मेरी तरफ ऐसे मत लो। प्रदीप ने मुझे भी केवल उतना ही बताया है जितना कि तुम्हें, उससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रदीप अनु से शादी नहीं कर सकता। तुम्हें कैसे मालूम है इस बारे में सोच रहा है? वो सोच रहा है। चलो मान लो सोच भी रहा है, तो आखिर मांझना क्या है? तुम दोनों करना क्या चाहते हो? कमला देखो तुम, अनु प्रदीप से शादी नहीं कर सकती और अपने मन में वो भी अच्छी तरह से जानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें क्या पता कि उसके मन में क्या है? उसके मन में अगर कुछ और है तो फिर उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वो उसका इंतजार क्यों कर रही है? हजारों लड़के हैं दुनिया में, कितने ही लोगों ने उसके इस इंतजार का मजाक उड़ाया हो, पर वो अपने निश्चय पर खड़ी रही। अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो क्यों इंतजार कर रही है? जिसलिए मैं कर रही हूँ इसीलिए वो भी कर रही है। वो पत्थर की तरह दृढ़ है। जानते हो, कभी कभी जब मेरा जी बहुत ज्यादा घबराता था तो मैं उसी के बारे में सोचती थी। फिर मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल सही हूँ। हाँ फालतू की बातों में उलझ गए। देखो तुम, कितना शानदार मौसम हो रहा है। इस घर में कोई भी उसके विश्वास को नहीं तोड़ सकता। बाहर वाले करे तो करे, पर उसका भाई और उसके पिता ऐसा नहीं कर सकते। अरे तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? बोलो क्या चाहती हो? देखो देखो, मैं चाहती हूँ कि तुम भी ऐसा बर्ताव करो जैसे कि वो लौटने वाला है। तुम दोनों, जब से प्रदीप ने अनु को यहाँ बुलाया है, तुम्हारा बर्ताव मुझसे छुपा नहीं है। देखो मैं कह देती हूँ, इस घर में कोई भी ऐसी वैसी बात मैं होने नहीं दूंगी, कह देती हूँ मैं। देखो तुम, देखो अगर वो नहीं लौटने वाला है तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें मुझ पर हंसना है तो हंसो, लेकिन ये सब कुछ तभी क्यों हुआ? जब वो आई तुम्हें मुझ पर हंसी आती है तो हंसते रहो, पर इन सब बातों का कुछ मतलब होता है। वो उसके कमरे में सोने जाती है और उसकी निशानी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। देखो उसे, देखो धीरज रखो। देखो तुम्हें तो विश्वास करना ही होगा, मुझसे ये सब कुछ अकेले सहन नहीं होता। शांत जाओ। अभी पिछले ही हफ्ते तुमने अखबार में पढ़ा था ना कि शरद के लापता होने से पहले एक आदमी लौट कर आया है। पढ़ा था कि नहीं? तुमने खुद पढ़ा था। हाँ तुम। और सबसे पहले तुम्हें तो विश्वास करना ही होगा। सबसे पहले मुझे क्यों? मैंने कोई चोरी की है? कोई छुपाया है तुमसे? आज शाम को हम खाना खाने जा रहे हैं। अरे अनु बेटा, आओ। हम लोग अभी तुम्हारे ही बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस ठंडी और ताजी हवा में सांस लीजिए मैडम, ऐसी हवा बम्बई में ना मिलती होगी। अरे बड़ा सुंदर सूट पहन रखा है, कहाँ से लिया? लखनऊ से। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। माँ बात टालिए मत, अनु सुंदर हो गई है ना। हाँ, बस वजन बढ़ गया है जरा सा। अरे माँ, वो तो बढ़ता घटता रहता है। वैसे आज रात हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। पहले किस तरह हम सब जाया करते थे, आप तीनों, शरद, हम सब लोग। अनु, तुम अब भी शरद को याद करती हो? देखा? क्या मतलब? मतलब तुम्हारे मन में उसके लिए अभी भी जगह है। माँ, भला मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? अनु बेटी, जानती हो मैं तुमसे बातें करने के लिए कितनी बेचैन रहती हूँ। मुझसे कुछ कहो ना। क्या कहूँ माँ? कोई भी अच्छी सी बात। आप जानना चाहती हो कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ या नहीं? नहीं, भला मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? पर जानना यही चाहती हूँ। तुम देखिए माँ, सच बात तो यह है कि अब मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया। आप भी सोचिए, उससे अब क्या लाभ? देखो बेटी, क्या आप मानती हैं कि वो अब भी? अक्सर ही तो अखबार में ऐसी खबरें छपती हैं कि लापता लोग लौट आए हैं। माँ आपके सिवा और कोई ना होगा जो 3 साल बाद भी। तुम इस बारे में निश्चित हो? हाँ। अगर तुम निश्चित हो तो हुआ करो, पर माएं अपने खोए हुए बच्चों का इंतजार करती हैं।
और ये बात अखबारों में नहीं छपती। अगर उसे कुछ हुआ होता तो मुझे पता चल जाता, जैसे उस दिन पता चल गया था। जानती हो अनु, उस दिन ये एक भयानक मोर्चे पर गया था और ये बात न किसी रेडियो पर आई थी न किसी अखबार में छपी थी, फिर भी मुझे पता चल गया था। मेरा सर तकिए पर से उठाना मुश्किल हो गया था। हाँ, मैं सच कह रही हूँ, पूछो इनसे, बताओ हुआ था कि नहीं ऐसा? अनु, तुम भी जानती हो कि मैं सच कह रही हूँ। नहीं माँ। अरे अनुराधा, क्या हाल चाल है? ललित। हाँ, अब ललित नहीं, डॉक्टर ललित कहो। ओहो, क्या बात है। वैसे वो कुंडली बनाना छोड़ दिया तुमने? नहीं नहीं, वो तो चल रहा है, बहुत अच्छा। अनुराधा, हाँ? तुम बहुत सुंदर हो गई हो और समझदार भी। क्या बात है ललित, शादीशुदा होने के बाद भी। और बताओ, तुम्हारी दुकान वो कैसी चल रही है? हम तो एक नंबर मजे में। कल्याण कैसा है? मैं सुना उसने वकालत शुरू कर दी। अरे अब तो भैया ने बकायदा प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। हाँ जी वाह। और तुम्हारे बाबूजी? वो ठीक है, मैं शांति भाभी से मिलने आऊंगी। हाँ, कह देना। हाँ हाँ ठीक है। अब क्या जल्दी उनके पैरोल पे छूटने की उम्मीद है? मुझे नहीं मालूम। मशीन नहीं रखना लड़का। अरे हाँ हाँ, रखना है ना, मुझे रख देना उन्हें। धन्यवाद लाला जी, आपकी मदद से आज बहुत सारा काम निपटा डाला मैंने। और हाँ भाभी जी, आप परेशान मत होइए, वो जन्मपति रात तक पूरी कर दूंगा मैं। और अनुराधा, तुमसे फिर मुलाकात होती है। अच्छा, मैं चलता हूँ, है ना? क्या लोगों ने बाबूजी के बारे में बातें करना बंद नहीं किया? अरे अनु, तुम उसकी बातों में ध्यान मत दो। अरे बेटा, सब भुला गए यहाँ। मुझे सच सच बताइए, यदि मोहल्ले में अभी भी लोग उनके बारे में बातें करते हैं तो मैं किसी से मिलना नहीं चाहूंगी। अनु, तुम बेकार चिंता क्या कर अभी भी लोग मुकदमे की चर्चा करते हैं? नहीं तो, अब तो मेरी बीवी के अलावा इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। कमाल है, आप लोग इस बात पर हंस भी लेते हैं। हाँ, तो तुमने क्या सोच रखा था कि हम लोग बस यूं ही? क्यों? याद है जब हम लोग यहाँ से गए तब सबकी जबान पर एक ही बात थी, हत्यारा। किस तरह वो मिसेस शर्मा गली में खड़े होकर चिल्लाया करती थी, सब यही है। हाँ, सब यही है। बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अरे ये हत्यारा हत्यारा करने वाले लोग हैं ना, हर शाम को यहाँ आते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं और शाम को ताश में मेरे पैसे जीत के चले जाते। तुम इसे धोखे में क्यों रखे हुए हो? बेटी अनु, अभी भी लोग तुम्हारे पिताजी के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी बात और थी, ये तो छूट कर आ गए, पर सीताराम तो अभी भी जेल काट रहे हैं ना। सच पूछो तो मैं नहीं चाहती थी कि मैंने तो प्रदीप से भी। बेटा, तो केवल मेरी बात सुन। देखो सुन, जैसा मैंने किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें मालूम है, जब मैं जेल से छूटकर आया तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी गाड़ी वहां गली के मुहाने पर खड़ी कर और शान से सीना तान कर अपने घर की तरफ बढ़ा। रास्ते में दरवाजे पर, खिड़कियों पर लोग लगे पड़े। सबको मालूम था कि मैं आ रहा हूं। मैं, जिसने मिलिट्री को रद्दी सिलेंडर सप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से 21 जहाज गिर गए थे, जो घूस देकर, पैसे खिलाकर साफ बच निकला। मैंने किसी की परवाह थोड़ी की। हाईकोर्ट का डिसीजन मेरी जेब में था, बढ़िया अपना सर उठाया और शान से अपने घर आ गया। और जानते हो उसका नतीजा क्या हुआ? एक साल में मेरी दुकान फिर चल गई और मैं शहर का इज्जतदार आदमी हो गया, पहले से भी ज्यादा। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। इन लोगों का दिमाग दुरुस्त करने का बेटा यही तरीका। देखो, तुम लोगों ने एक गलती तो की। सीताराम के जेल से लौटने के बाद में तुम लोगों को यहाँ से जाना नहीं चाहिए। सबकी बात जब तुम पापा को चिट्ठी लिखो ना, तो ये सब्जेक्ट दे दो। लाला जी, आपके मन में बाबूजी के लिए कोई दुर्भावना नहीं है? देखो बेटा, क्या है कि मैं फालतू में लोगों को सूली पे चढ़ाने में विश्वास नहीं करता। हाँ, पर वो आपके पार्टनर थे, उन्होंने आपको कीचड़ में घसीटा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जो कुछ उसने किया मुझे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन अब क्या करें, माफ तो करना ही पड़ता है ना लोगों को। और आप? आपकी बात जब चिट्ठी लिखो ना। मैं उन्हें चिट्ठी नहीं लिखती। अनु तो बार बार। नहीं, मैंने उन्हें कभी कोई चिट्ठी नहीं लिखी, भैया ने भी नहीं। प्रदीप, बोलो, क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? इतने पायलटों की मौत के लिए वो जिम्मेदार है अनु। प्रदीप, कैसी बात कर रहे हो तुम? ऐसे कोई कहता है क्या? और कोई क्या कह सकता है? बाबूजी को जब पकड़ के ले गए थे तब मैं बहुत रोई, पर मिलने के दिन उनसे मिलने जा, इसी बीच शरद की खबर मिली। तब मुझे लगा कि इस तरह किसी पर रहम करना गलत है। अरे पिता हो चाहे कोई और,
सारी स्थिति में केवल एक ही ढंग से सोचा जा सकता है। माँ जानबूझकर उन्होंने रद्दी सिलेंडर सप्लाई की। आप ये कैसे कह सकती हैं कि उन मरने वालों में शरद नहीं था? बस इसी बात का डर था मुझे। देखो अनु, मैं कह देती हूँ, जब तक तुम इस घर में हो फिर ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। मैं तो समझती थी कि आप सब उनसे नाराज हैं। सीताराम ने जो कुछ भी किया उससे मेरे शरद का कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी नहीं। पर हमें क्या मालूम? मैं कह देती हूँ अगर फिर मेरा तो सर दुख रहा है। मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, चलो एक कप तुम भी ले लेना। वो मरा नहीं है, इसलिए उस बारे में कोई भी बहस करना बेकार है। अनु देखो, चलो। आया लाला जी, हटाइए इस बात। अरे नहीं प्रदीप, अनु ऐसा थोड़ी सोचती है। लाला जी, इस चर्चा से मैं परेशान हो चुका हूँ, इसे खत्म कीजिए। अरे तो तुम चाहते क्या? वो हमेशा इसी तरह सोचती रहे। तुम जानते हो ना कि वो सिलेंडर P-40 प्लेन में लगाए गए और शरद P-40 प्लेन नहीं उड़ाता था। अच्छा, तो कौन उड़ाता था? मैं जानवर? दूसरों का मरने का कोई महत्व नहीं रखता। देखो प्रदीप, मैं मानता हूँ कि सीताराम ने गलती की, पर इस तरह उसको हत्यारा तो मत बनो। फालतू की बातें करते रहते हो। देखो जरा उसकी हालत, तुम्हें कुछ अकल है कि नहीं? अनु बेटा, तुम इत्मीनान से बैठो, तुम भी बैठ जाओ। आज मैं तुमको बताता हूँ कि हुआ क्या। वो लड़ाई का जमाना था बेटा, सिलेंडर्स की बहुत डिमांड थी। दिन भर टेलीफोन की घंटियां, दरवाजे पर गाड़ियों का तांता, सप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऐसे में एक दिन फैक्ट्री में कुछ सिलेंडर्स में हल्की सी दरार। सीताराम को लगा कि इन दरार के लिए क्या करना चाहिए। मैं फैक्ट्री में था नहीं और वो डर गया कि मुझे पता लगेगा तो मैं गुस्सा होगा। और फिर वो मिलिट्री का ट्रक भी खड़ा था दरवाजे पर माल ले जाने के लिए। सीताराम ने उन दरारों को किसी तरह भर दिया और भरने के बाद वो माल लगवा दिया। मैं मानता हूँ कि उसने गलती की, क्योंकि अगर मैं होता तो मैं कहता कि नुकसान भले ही हो जाए, लेकिन इस तरह खराब माल नहीं भेजना। पर बेटा, सीताराम ने इतनी हिम्मत कर, वो बड़े छोटे दिल का। हाँ, एक बात, सीताराम को यह यकीन था कि उन दरारों को भरने के बाद वो सिलेंडर बिल्कुल ठीक था। उसने गलती की, लेकिन इसके लिए हम उसको हत्यारा तो नहीं कह सकते ना। अच्छा होगा कि हम ये सब भूल जाएं। बेटा, जिस दिन शरद की खबर आई, सीताराम जेल में मेरी बगल वाली कोठरी में आधी रात तक रोता रहा। उन्हें पूरी रात तक रोना चाहिए था। तुम अब आग से बंद करेंगे प्लीज। बेकार की चीख रहे हो? लाला जी तो सबको सुखी देखना चाहते हैं। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे और मेरे परिवार के बीच में कोई भी गांठ ना। और फिर अब तो अनु जैसी खूबसूरत बहू जब घर में आ रही है तो ये सब ठीक तो करना ही पड़ेगा। क्यों अनु? अच्छा बेटा, वो कमला चाय के लिए बैठे हो, मैं भी आया। हाँ, लाला जी भी बड़े मजे के आदमी हैं। आज के जमाने में तुम ही एक ऐसे जो अपने माँ बाप को इतना चाहते हो। मैं जानता हूँ आजकल ये फैशन में नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। वैसे ये जगह काफी सुंदर है। अनु, हाँ? आओ ना, बैठ के बात करते हैं। अनु, तुम्हें यहाँ आने का कोई अफसोस तो नहीं है ना? नहीं प्रदीप, अफसोस तो नहीं है, पर मैं यहाँ रुकूंगी नहीं। क्यों? पहला कारण ये कि माँ ने मुझे एक तरीके से जाने का नोटिस दे दिया है। अरे नहीं नहीं, वो तो तुमने भी गौर नहीं किया ना? फिर तुम मैं क्या, जब से मैं आई हूँ तब से तुम भी कुछ परेशान थे। वो अनु, दरअसल मैंने सोचा था कि मैं तुमसे सारी बातें धीरे धीरे इत्मीनान से करूंगा, लेकिन देखो ना, ये लोग तो ऐसे मान बैठे जैसे हमने सब तय कर लिया। मैं जानती थी, कम से कम माँ तो अवश्य ही ऐसा मानती होगी। तुमने कैसे जाना? उनकी दृष्टि से देखो तो इसके सिवा मेरे आने का कारण ही क्या हो सकता है? यानी अनु, तुम ये जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? जानती हूँ, इसलिए तो यहाँ आई हूँ। अनु, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।
आई लव यू सो मच। देखो मुझे कविताएं नहीं आती, मैं ऐसे सीधे साधे ढंग से अपने दिल की बात कह सकता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करो? मैं जानता हूँ तुम्हें अटपटा लग रहा होगा। हाँ मतलब मैं भी नहीं चाहता था कि तुमसे यहाँ सब कुछ कहूँ। मेरी इच्छा थी कि एक कोई नई जगह होती जहाँ तुम और मैं बिल्कुल अनजान होते। ये सारी बातें यहाँ इस घर में, देखो मेरे दिल में जो भी था मैंने तुम्हें सब सच बता दिया, और तुम पर भी कोई दबाव नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी मर्जी से पसंद करो। प्रदीप, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करती हूँ। सच? हाँ, इसका मतलब तुम उसे भूल गई हो? उस रूप में उसकी बात सोचने से अब क्या लाभ? वैसे करीब 2 साल पहले ना मेरी एक शादी का रिश्ता आया था। अच्छा जी, तो फिर आपने की क्यों नहीं? तभी तुमने पत्र लिखने जो शुरू कर दिए। यानी कि आपको तभी पता चल गया था? हाँ, तुम तब कहा क्यों नहीं? मैं तुम्हारे कहने का इंतजार कर रही थी। कितने दिनों तक तुमने कुछ लिखा ही नहीं, और फिर जो लिखा तो वो भी ऐसे घुमा फिरा के- अब हम साथ रहेंगे। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। अरे अनु, क्या हुआ प्रदीप? मुझे प्यार नहीं करोगी? नहीं करता रहो। हाँ, पर शरद के बड़े भाई की तरह नहीं। तुम मुझे अपनी तरह प्यार करो, प्रदीप की तरह। अनु चलो गाड़ी लेके यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल अकेला हो जाना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम्हें माँ का डर है? नहीं, माँ का डर नहीं है। तो फिर तुम्हारी चिट्ठियों से भी ऐसा लगता था जैसे कोई गार्ड। तुम सच कहती हो अनु, मैं इन सब चीजों के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस करता हूँ। सब कुछ ऐसा उलझ गया है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुम जानती हो ना, एक बार मैं लड़ाई पर विदेश गया था। हाँ, वहां मैंने अपने साथियों को खो दिया, कितनों को? सबको। ऐसी बातों को भुला पाना आसान नहीं होता। हम सब साथ में थे। एक बार बहुत जोर की बारिश हुई। मेरा एक साथी चुपके से अपना सूखा मोजा मेरी जेब में डाल गया था, क्योंकि मेरा भीग गया था। और ऐसी एक नहीं, कई सारी छोटी छोटी चीजें होती थी जो इस बात का सबूत थी कि हम लोग अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जी रहे थे। देखते ही देखते एक एक करके मैंने उन सबको खो दिया। काश कि वो लोग स्वार्थी होते। अगर वो लोग थोड़े भी स्वार्थी होते ना, तो यहाँ बैठ के आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। तुम समझ रही हो ना? हाँ, मैं समझ रही हूँ। अनु, वहां इतना सब कुछ हुआ, यहाँ वालों के लिए जैसे कुछ हुआ ही ना। उनके त्याग का, उनके बलिदान का कोई मतलब नहीं था। मैं भी आया और लाला जी के साथ काम में लग गया, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर हमेशा ये लगता रहा कि मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूँ। ये सारा ऐशो आराम, गाड़ी मोटर, नौकर चाकर, ये बड़ा बंगला, ये सब मुझे काटने को दौड़ते हैं। इन सबका इस्तेमाल करने का मुझे क्या अधिकार है? अगर आदमी के लिए आदमी के दिल में जगह ही ना हो, लड़ाई में नोच घसोट करके ये सब पाया गया तो इसका क्या मतलब है अनु? ये सब लूट का माल है, इसमें बेगुनाह लोगों के खून के थप्पे लगे। मुझे ऐसी कोई भी चीज स्वीकार नहीं है। शायद तुम भी इसी में शामिल थी अनु, पर अब नहीं। क्या तुम अभी भी ऐसा ही सोचते हो? नहीं अनु, अब मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ। तो तुम्हें ये सब सोचना बंद कर देना है, एकदम बंद, समझे? ये सब ऐशो आराम तुम्हारा, इसका उपयोग करने का अधिकार तुम्हें है। मैं भी इसमें शामिल हूँ। और पैसा, उसमें क्या बुराई? लाला जी ने इतने जहाजों को सिलेंडर सप्लाई किए, अरे तुम्हें तो इसकी खुशी होनी चाहिए ना। आखिर जो इतना करो उसे बदले में कुछ तो मिलना ही चाहिए। अनु, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत सा पैसा कमाऊंगा। अरे अनु, कब से बुला रहा हूँ, तुम्हारे भाई का फोन है, आओ जल्दी। भैया का क्यों, कोई खास बात? पता नहीं, कमला बात कर रही है। माँ से अभी कुछ कहना चाहिए नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है प्रदीप। अरे डरपोक, डरो मत,
शाम को हम खाना खाने जा रहे हैं ना, हम वहाँ से तब बात करेंगे। अरे तुम लोग क्या फुसर फुसर कर रहे हो? अनु जाओ, वो फोन के ऊपर है। जाओ। हम लोगों ने शादी करने का फैसला कर लिया लाला जी। क्या बात है, आपने कुछ कहा नहीं? हाँ ठीक है, मैं खुश हूँ। कल्याण ने इलाहाबाद से फोन किया है। इलाहाबाद से? हाँ, अनु ने तुम्हें बताया था कि कल्याण इलाहाबाद में? नहीं तो, और जहाँ तक मुझे लगता है शायद उसको भी नहीं पता है। प्रदीप, तुम अनु को ठीक से जान तो गए हो? अभी क्या बात करते हैं लाला जी? नहीं, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है। इतने दिनों तक कल्याण अपने पिताजी से मिलने गया और आज अचानक मुंबई छोड़कर इलाहाबाद पहुंच गया और अनु यहाँ आ गया। तो तो मेरा एक पागलपन है, लेकिन बात मन में आए बगैर रहती तो नहीं है। साफ साफ कहिए ना लाला जी। ये अनु के दिल में मुझे लेकर कोई बुरा ख्याल तो नहीं है? लाला जी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? कोर्ट में आखिरी दिन तक सीताराम मुझे ही दोषी ठहरा था और अनु उसी की बेटी। इसे तो पता लगाने के लिए तो नहीं भेजा गया। क्यों? अब पता लगाने को रही क्या क्या है? बेटा, मुझे डर है कि ये लोग मुझे परेशान करने के लिए इस मुकदमे को दोबारा शुरू तो नहीं करना चाहते। हाँ जी, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। चक्कर में डाले दे रहे आप तो मुझे। क्या छोड़ो प्रदीप, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ नए सिरे से शुरू करना चाहता हूँ। मैं अपनी फर्म का नाम प्रदीप कुमार प्राइवेट लिमिटेड रख देना चाहता हूँ। जमुना प्रसाद प्राइवेट लिमिटेड ही ठीक है। बेटा, मैं तुम्हारे लिए बड़ा सा आलीशान सा बंगला बना देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब उन्नति करो, आगे बढ़ो, खूब पैसा करो और मेरा जो कुछ भी है, मेरी जो भी दौलत है, उसका भरपूर उपयोग करो, बिना किसी लज्जा के, बिना किसी संकोच के। हाँ हाँ लाला जी। बेटा, अपनी जुबान से कहो ना। क्यों? पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है बेटा जैसे मेरी दौलत को लेकर तुम शर्मिंदा से। अरे नहीं लाला जी, ऐसा मत सोचिए। बेटा, मेरे पैसे में कोई बड़ा नहीं और तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आज रात के अनमोल तुम्हारी शादी के बाद कमला से मिलेगा। तुम देखना, शानदार शादी होगी, शहनाइयां बजेंगी, दावतें होंगी। तुम्हारे सर पे जब भूत सवार होता है तो किसी की सुनते थोड़ी हो। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कहा? हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ। हाँ, सब हैं और सब रहेंगे, कोई कहीं भाग नहीं जाएगा। हाँ ठीक है। क्या बात है? कल्याण यहाँ आ रहा है? हाँ, 7 बजे की गाड़ी से पहुंच रहे हैं। मैंने सीधा यहीं आने को कहा। हाँ ठीक है बेटा। वो तरफ बीमार है? नहीं, बीमारी की तो कोई बात नहीं बताई भैया ने। पता नहीं, कोई खुराफात उनके दिमाग में सूझी होगी या कोई बेवकूफ़ी की बात। आप सब तो उन्हें जानते ही हैं। प्रदीप, हाँ हम कहीं घूमें? हाँ, तुम दोनों जरा टहल आओ, जाओ। हाँ माँ, हम लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। आओ। ये कल्याण क्या कहता है? वो सीताराम के पास घर से नहीं में अनु से तुरंत मिलना चाहता है। क्यों? क्यों? आज तक उसने एक पोस्ट कार्ड तक नहीं डाला और अब वो एक वकील भी है। हाँ तो क्या हो? अचानक से वो बम्बई से इलाहाबाद पहुंच जाता है। तो क्यों? अरे दूसरों के मन की बात मैं क्या करूं? तुम जानती हो? क्यों? सीताराम को उससे ऐसा क्या कहना था कि वो भागा भागा हवाई जहाज से मुंबई से इलाहाबाद पहुंच जाता है? कहे उसे मुझे इस बात की रत्ती भर करो। समझी? ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। कल्याण आ रहा है। अब तुम्हें खूब सावधान रहना होगा, खूब सावधान। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे इस बात की जरा भी परवाह नहीं। समझ नहीं तुम? सावधान रहना होगा तुम्हें। कल्याण आ रहा है। खूब सावधान। खूब सावधान। कल्याण आ रहा है।
परेशान हैं और जब भी वो परेशान होते हैं तो सो जाते हैं। देखो प्रदीप, हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है। मैं, लाला जी, हम लोग तो बेवकूफ है। तुम्हें हमारी रक्षा करनी होगी। अरे आपको किस बात का डर है माँ? कोर्ट में आखिरी दिन तक सीताराम सारा इल्जाम इन्हीं के ऊपर डालते रहे। अब अगर इन लोगों ने वही बात निकाली तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे माँ, कल्याण तो बेवकूफ है, आप उसकी किसी भी बात को इतना महत्व दे ही क्यों रही हैं? उनका पूरा परिवार हम लोगों से नफरत करता है प्रदीप। हो सकता है अनु भी। हाँ, नफरत बहुत बुरी चीज होती है बेटा। नफरत में इंसान क्या नहीं कर डालता है। अरे पर आप ये फिजूल की बातें सोच ही क्यों रही हैं? देखिए, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। कल्याण के साथ अनु को विदा कर देना। माँ, मैंने कहा ना, मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। क्या सोचती रहती दिन भर बैठे बैठे? प्रदीप, ये सब ठीक नहीं है। हाँ, मैं कहा तो मैं हूं, मैं सब संभाल लूंगा। मैं बेवकूफ है, उसकी बातों पे आप क्यों फिजूल में अपना समय बर्बाद करती हैं? आपने पिया जूस? नहीं, तुम लोगों के लिए बनाया। तबीयत कुछ नहीं खराब रहती और जूस संभाल के बनाती हैं। प्रदीप, तुम फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? अरे वाह, तुम तैयार क्यों हो गई? गुड। अब आपकी तबीयत कैसी है माँ? कुछ ठीक हुई या? क्या फर्क पड़ता है बेटी? हम लोग जितना ज्यादा बीमार होते हैं उतना ही अधिक जीते हैं। माँ से कह दो ना, मुझसे चोरी सही नहीं जाती अब। अरे बाबा, कहा तो शाम को हम खाना खाने जा रहे हैं तब कहूँगा। वैसे हाँ, तुम्हारे लिए सुधा मिल रही है। चलो, अब मैं भी चीज करके आता हूँ। डॉक्टर साहब हैं क्या? ओह, तुम हो? अरे शांति भाभी आप, मैं तो बस यूं ही- डॉक्टर साहब इधर आए हैं क्या? हाँ, वो भैया को लेने स्टेशन गए और कोई तैयार नहीं था तो वही चले गए। मैंने बाजार चलने को कहा तो कहने लगे बहुत गर्मी। देखो, स्टेशन जाने को झट से तैयार हो गए। ये मर्द भी ना घर का काम करने में इनकी जान जाती है और दूसरों का काम करने के लिए चारों हाथ पैर से तैयार। अरे भाभी, इस घर का काम करने को तो सभी हमेशा तैयार है। तुम्हारे भाई क्या पक्का करने आ रहे हैं क्या? पता नहीं, शायद। भाई तुम हो किस्मत वाली। हाँ, अच्छा खासा रोमांटिक काम करने जा रही हो, अपने ही मंगेतर के बड़े भाई से प्यार। वाह। असल में प्रदीप की मैं हमेशा से इज्जत करती रही। जब कभी भी मैंने सच जानना चाहा, मैंने हमेशा प्रदीप का सहारा लिया, क्योंकि वो जो भी कहते हैं उसमें सच्चाई होती है। और फिर पैसे वाला भी तो है। उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। देखो अनु, मैं तुमसे एक अनुरोध करना चाह रही हूँ। जब तुम अपनी घर गृहस्थी बसा लो ना, तो यहाँ से कहीं दूर मकान लेना। हाँ, क्यों? क्योंकि प्रदीप के संग से डॉक्टर साहब बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो कैसे? देखो, डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस अच्छी चलती है, पर प्रदीप उन्हें हमेशा सिखाया करता है कि आपको रिसर्च करनी चाहिए और ऊपर बढ़ना चाहिए। अब भला पूछो कि वो अपनी प्रैक्टिस छोड़कर रिसर्च करने लगेंगे तो घर की दाल रोटी कैसे चलेगी? इन्हें तो बस भूत सवार होना चाहिए। हाँ भाभी, पर रिसर्च करना तो अच्छी बात है ना? हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी अच्छी बात है तो प्रदीप खुद कोई अच्छा काम क्यों नहीं करता है? दूसरों को नसीहत देता फिरता है, खुद तो बाप के कारखाने में काम करता है और उस कमाई के रुपए खाता है। आप कहना क्या चाहती हैं? आह, तुम तो ऐसे बन रही हो जैसे कुछ जानती ही ना हो। सारा मोहल्ला असलियत जानता है कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। किसी से छिपा है क्या? तो फिर लोग क्यों आते हैं यहाँ? वो तो इसलिए क्योंकि सब लाला जी की होशियारी की दाद देते हैं। वैसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, हाँ, किसी से भी। पर हाँ, प्रदीप दूसरों को नसीहत देने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे तो ज्यादा अच्छा होगा। ऐसी आदर्शवादिता मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। अरे शांति भाभी, आप? अरे आओ प्रदीप भैया, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं भी बढ़िया। भाभी जी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अब थोड़ा सरदर्द बना हुआ है। अरे आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। हाँ, उन्हें आप दोनों के बारे में मालूम है कि नहीं? हाँ, मतलब उन्हें कुछ कुछ अंदाजा तो है। अब ऐसे भी आप तो जानते हैं, उनसे कभी कुछ छुपा है क्या? अरे देखना, सब बढ़िया होगा और तुम्हें तो वो जरूर पसंद करेंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है। शांति भाभी भी खूब है, बहुत अच्छी गर्स मानी जाती है। आज के जमाने में तुम ही कहते हो, बस सबकी तारीफों के पुल बांधते रहना बस। अरे अनु, मैं सच कह रहा हूँ। और तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या झूठ? तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई कि लोग अभी भी मुकदमे की चर्चा करते हैं?
कि सबके सब लोग लाला जी को दोषी मानते हैं। हाँ मतलब बहुत सारे लोग ऐसे ही मानते हैं, तो इससे क्या मतलब बिगड़ता है? तुम्हें ये बात परेशान करेगी? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अनु तुम्हें क्या लगता है, अगर लाला जी ने कुछ गड़बड़ की होती तो क्या मैं उन्हें माफ करता? प्रदीप, मैंने इसीलिए बाबूजी की ओर से भी मुंह मोड़ लिया था। अब यदि यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ तो? अरे बाबा देखो, गलती से एक बार वो दोषी मान ली गई, पर अब सब खत्म हो चुका है। भैया बाबूजी के यहाँ से आ रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है प्रदीप। अरे मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, चिंता नहीं कर रही तुम। अरे पर अरे तुम लोग तैयार नहीं हो गए? कितना बजा है? लो, अरे भाई हम कब से तैयार हो गए, अब आप भी जाइए जल्दी से तैयार हो जाइए। क्यों? तैयार होना जरूरी है? अरे क्यों नहीं है जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। वैसे बात तो तैयार होनी चाहिए। और क्यों नहीं? फिर बहनों भाइयों, मैं देखो, शर्मा को। बोलता हूँ। शर्मा को एक बेटा। ऐसा बड़ा प्यारा गीत आया था उस सब साल। वो जमाना नहीं रहा। याद है आपको? देखो क्या, पहले तो पढ़े लिखे लोग होते थे, अब आजकल तो कितने सारे ग्रेजुएट्स गली में मारे मारे घूम रहे हैं। कौन सा क्लास दे दिया भाई? कितने सारे ग्रेजुएट्स से तो मेरी बात करने में मुझे डर लगता है, पता नहीं किससे क्या कहते हैं और कौन सा बुरा लगता है उसको। देखो बेटा, क्या है कि मैं तो कल्याण के बारे में भी सोचता हूँ। वहाँ मुंबई में क्या था, यहाँ मेरी इतनी पहचान है, इसे यहाँ आना चाहिए। मैं कह दूंगा किसी से, प्रैक्टिस में चमक जाएगी। लाला जी आप कितने अच्छे हैं। वो बात नहीं है। देखो, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे समझो। बेटा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, प्रदीप के बारे में सोचता हूँ। क्या है कि मैं पढ़ा लिखा था, मेरी पूरी जिंदगी की तुम्हारी बस मेरा ये बच्चा। अब आज से 2-2.5 साल बाद जब सीताराम जेल से छूट कर आएगा तो कहाँ जाए? यही तो आएगा, अपने बच्चों के पास। और बेटा मैं नहीं चाहता कि सीताराम की वजह से मेरे और प्रदीप के बीच में कोई दीवार खड़ी। लाला जी वैसा कुछ भी नहीं होगा। तुम बच्ची हो बेटा, बेटी बेटी होती है, बाप बाप होता है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम जाकर सीताराम से जेल में मिलो और उसे बताओ कि मेरे कारखाने में उसके लिए अभी भी जगह है। आप उन्हें पार्टनर बनाएंगे? नहीं, पार्टनर नहीं, लेकिन हाँ एक अच्छी सी नौकरी दे दूंगा। इससे क्या होगा कि जेल में रहकर उसको बड़ी शांति मिलेगी। जेल से निकलने के बाद उसका कोई और ठिकाना तो निश्चित है, उसे बड़ी राहत भी मिलेगी और उसकी कड़वाहट भी थोड़ी कम हो जाएगी। लाला जी, आपके लिए बाबूजी की खातिर कुछ करना जरूरी तो नहीं है ना? अरे बेटा जरूरी तो है उसको दुत्कार, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। अगर वो तुम्हारा बाप है ना, तो आप उन्हें दुत्कारिए, गले मत लगाइए। तो लाला जी मैं नहीं चाहता कि उनका हमारे कारखाने से कोई भी लेना देना हो, और आप तो ऐसी बातें किया मत कीजिए, लोग आपको गलत समझ लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि अनु उसके साथ में ऐसी बातचीत करती क्यों है? तो इससे हमें आपको क्या है, पिता उसके हैं, अगर वो उनके बारे में ऐसे ही सोचती तो सोचे। बाप बाप होता है प्रदीप, समझे? सॉरी बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं होना चाहता। मैं चलूं जरा तैयार हो रहा। क्या हुआ? कल्याण का? अरे, बाहर गाड़ी में। और मेरी सलाह मानो तो उसे यहाँ मत बुलाओ, क्यों? क्योंकि भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं और उनके सामने बखेड़ा करना ठीक नहीं होगा। कैसा बखेड़ा? तुम अच्छी तरह जानती हो अनु कि वो यहाँ क्यों आया। उसकी आंखों में खून उतर आया, उसे यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाओ और सब बातें वहीं कर लो तुम। ये तुम क्या कहे जा रहे हो? अरे वो अनु को ले जाने के लिए आया है। सलाह मानो, उसे यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और वहीं सारी बातें कंफर्म कर लो तो वही अच्छा रहेगा। भैया से मैं बात नहीं, करूँ? अरे तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? क्या वो हम में से किसी को भी उसका डर नहीं है, समझे? मैं लेकर आता हूँ उसे। कल्याण आओ, बाहर ही क्यों नहीं कर? तुमने बताया कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं। अरे वो तो कब से तुमसे मिलना चाह रही है, आओ। अरे भैया, कितनी गंदी शर्ट पहन रखी है, दूसरी साथ लाए हो या नहीं? चल प्रदीप, मैं चलता हूँ, बाद में मुलाकात करता हूँ तुम लोगों से। आओ, आम का शरबत पियोगे? माँ ने खास तुम्हारे लिए बनाया भाई। उन्हें अभी तक याद है? क्यों नहीं याद होगा? न जाने कितना ही शरबत तुमने इस घर में पिया भाई। बैठो बैठो। कितना अटपटा लगता है, मैं यहाँ फिर लौट आया। क्या बात है कल्याण, कुछ नर्वस लग रहे हो? नहीं, अब तो वैसे तुम बहुत बड़े आदमी हो गए। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अपना बताओ, वकालत कैसी चल रही है? बस
जब पढ़ता था तो लगता था कि कानून ही सब कुछ है। अब जैसे वो कुछ भी नहीं। पेड़ भी काफी घने हो गए हैं वैसे। ये इसका क्या हुआ? ये हमने शरद की याद में लगाया था, कल रात तूफान में गिर गया। क्यों? उसे भूल जाने का डर था? ये कोट कहाँ से आया भैया? बाबूजी का है, उन्होंने दिया है और अब से बराबर पहना करूंगा। वो कैसे हैं? पहले से छोटे हो गए हैं। छोटे? हाँ छोटे। दूध पीतों के साथ ऐसा ही तो होता है। अच्छा हुआ कि आज मैं उनसे मिला। पता नहीं साल 2 साल चले या ना चले। क्या बात है कल्याण, कोई खास परेशानी? परेशानी यही कि एक बार किसी को दूध पीता बच्चा बनाना चाहो तो बना लो, पर दोबारा वही नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? तुमने इससे शादी कर ली है या नहीं? भैया तो पहले तुमने इससे शादी कर ली है या नहीं? नहीं। तुम इससे शादी नहीं कर रही क्यों? क्योंकि इसके पिता ने हमारे सुखी परिवार को बर्बाद कर दिया। कल्याण तुम प्रदीप, हमारे बहस करने से कोई लाभ नहीं है। तुम इसे मेरे साथ घर लौट चलने को कह दो। क्यों? तुम्हारे कहने से वर्ष सब हो जाएगा? हाँ, सिर्फ बदतमीजी से बात करना मतलब। तो कह दो बात। भाग ऐसे से। भैया हुआ क्या है, कुछ बोलोगे भैया? मैं बम्बई से चली थी तब तो कुछ भी नहीं हुआ, और अब तो मुझसे सब कुछ उलट पलट गया है अनु। तुम्हारे यहाँ चले आने के बाद मुझे किसी तरह चैन नहीं मिला। मुझे लगा कि तुम्हारी शादी की खबर बाबूजी को बताना चाहिए। तुमसे कहना कितना मुश्किल था अनु। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है अनु। हमने इतने सालों तक उनकी कोई खोज खबर नहीं ली। तुम नहीं जानती उनके साथ क्या क्या हुआ है, उन्होंने कितना कुछ भोगा है। मैं जानती हूँ। नहीं, तुम नहीं जानती। अगर जानती होती ना तो यहाँ ना होती। इस घर में उसी दिन का किस्सा उन्होंने मुझे खुद बताया। बार बार टेलीफोन करके जमुना प्रसाद जी को कारखाने बुलाया कि सिलेंडर में दरार पड़ गई है, तो देख लो समझ लो तब माल सप्लाई किया जाए। पर नहीं, बस शाम हो गई पर उनके दर्शन तक नहीं हुए। और शाम को ही टेलीफोन पर कहा कि किसी भी तरह दरार भरकर माल लगवा दो। तुम्हारी बात पूरी हो गई? नहीं। वो आई क्यों? क्योंकि उन्हें अचानक निमोनिया हो गया। अचानक उन्होंने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, लेकिन टेलीफोन पर हुई बात को मुकर जाना कितना आसान होता है अनु। वही किया। अब बोलो क्या करोगे? किसकी बीवी बनोगी? किसका दिया खाओगी? बोलो अनु, अब तुम क्या करोगी? भैया कोर्ट में कोर्ट तुम्हारे पिताजी को नहीं जानता था अनु, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो। बहुत अच्छी तरह जानती हो कि ये सब जमुना प्रसाद जी ने किया है। धीरे बोलो कल्याण, नहीं तो मैं तुम्हें हटा के बाहर फेंक दूंगा। भैया कोर्ट में बाबूजी सब कुछ कह चुके हैं, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि किस तरह वो अपनी बात से पलट जाया करते थे। मेरी आंखों में देखकर जवाब दे दो। ये तुम अपने पिता को बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं अपने पिता को। तो वो ऐसे मालिक हैं कि उनके कारखाने से 21 दागी सिलेंडर चले जा रहे, खबर तक ना हो। हाँ, वो ऐसे ही मालिक है। वही जमुना प्रसाद तो खुद दुकान बंद करने से पहले ये चेक करते हैं कि हर लाइट बुझा दी गई है या नहीं। हाँ, वही जमुना प्रसाद जी। वही आदमी चले ये तक मालूम होता है कि किस मजदूर ने कितने मिनट बीड़ी पीने में लगाया। हाँ, वही आदमी। मेरे बाबू तो बिना किसी राय के कमीज तक नहीं खरीदते, उतना बड़ा काम अपनी जिम्मेदारी पर कर सके। हाँ, सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पर। वो बुज़दिल थे, इसलिए उस जिम्मेदारी को निभाने का जब मौका आया तो उन्होंने आसानी से सारा दोष किसी और के सिर पर डाल दिया। ओ प्रदीप, तुम जानते हो कि तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी बातें मत करो भैया। कल्याण, कल्याण मुझे बताओगे आपकी बात क्या है? अब तक तो तुम कोर्ट के फैसले पर यकीन कर रहे थे, तो तुम्हें अचानक क्या हो गया? अब तक मैं इसलिए यकीन करता रहा क्योंकि तुम करते थे। पर सच कहो, वो सच्चाई कुछ और है। जो भी मेरे बाबूजी के मुंह से सुनेगा वो यकीन करेगा। तुम्हारे पिता ने हमारा सब कुछ छीन लिया है प्रदीप, तो वो अनु को नहीं छीन सकते। अनु, तुम अपना सामान ले आओ। तुम्हारी जैसी लड़की इस घर में नहीं रह सकती। इस घर की हर चीज खून से रंगी है। क्या तुम्हें इसकी बात पर भरोसा है? ये सब सच नहीं है ना। अरे वो तुमसे क्या कह सकेगा? जमुना प्रसाद उसके पिता है। कि ये बातें तुम्हारे ख्याल में नहीं आई? ख्याल में बहुत सी बातें आया करती है कल्याण। वो प्रदीप जानता है, कि बहुत अच्छी तरह जानता है। अच्छा, बिजनेस में तुम्हारा नाम क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है। ओ, किसे फुसला रहे हो आप? किसे? जिस तरह ये बाप बेटे एक दूसरे से प्यार करते हैं, उसमें स्वाभाविक नहीं था?
कि फर्म का नाम चमना प्रसाद प्रदीप कुमार होता। तुम इस मसले को हल करना चाहते हो? क्या मतलब? अपने पिता से मुझे बात करने दो, तुम्हें 10 मिनट में सही उत्तर मिल जाएगा। होश, सही उत्तर मुझे मालूम है, समझे? माँ की तबीयत ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता तुम यहाँ कोई बखेड़ा करा। मैं कोई देखो कल्याण, मेरी बात तो सुनो। यार अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे, समझे? तुम अभी लौटोगे ना? मैं तुम्हारे टैक्सी को बात अनु, तुम मेरे साथ चल रही हो। सर ने कुछ मत कहना, मैं कुछ भी नहीं मानू। कल्याण, अरे कल्याण, तुम आ गए? कैसे हो? नमस्ते माँ, कैसे हैं आप? अरे तुम्हारे बाल तो अभी से सफेद हो गए। अनु, तुम तो कह रही थी कि कल्याण एकदम ठीक है। यही है ठीक होने की सूरत। मैंने तुमसे कितना कहा था कि जबरदस्ती अपनी जान मत खपाना। तुम्हारी माँ क्या तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखती है? तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं। ये तुम लोगों को क्या हो गया है? तुम ही लोगों के लिए हमने सब कुछ किया और तुम्हारी ऐसी हालत। अनु, तुमने शरबत नहीं दिया? पूछा तो था, दिया क्यों नहीं? रुक जाओ, मैं दिए देती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। लो, शरबत पियो। ये तो बिल्कुल पहले जैसा बना है। इसे पीकर तो मुझे सचमुच भूख लगा है। सच? मैं अभी तुम्हारे लिए पकौड़ियाँ बनाकर लाती हूँ। हाँ माँ, मैं भी आपकी सहायता करूँगी। अनु, 8:30 बजे गाड़ी निकलती है। तुम जा रही हो? नहीं माँ, अनु नहीं जा रही। हाँ भैया, तुम भी तो अभी आए हो। जरा देर रुको, सबको जानो, देखो। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम हम में से किसी को जानते ही नहीं हो। प्रदीप, अगर ये दोनों नहीं रुक सकते? नहीं माँ, अनु नहीं जा रही, कल्याण जा रहा है। जनाब, 1 मिनट रुकना पड़ेगा। देखो कल्याण, अगर तुम्हें स्टेशन को जाना तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, लेकिन अगर रुक रहे हो तो आगे कोई बहस नहीं। बहस? बहस? भला कल्याण हम लोगों से बहस क्यों करेगा? यहाँ बहस करने के लिए है ही क्या? हम लोग सब एक ही तीर के तो शिकार हुए। तुमने ये शरद के पेड़ को देखा? कल रात में इसी का सपना देख रही थी और उसी वक्त ये सब कुछ हुआ। खैर, छोड़ो इन सब बातों को। देखो, अब मैं तुम दोनों को अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी। कोई अच्छी सी लड़की यहीं पर देखकर उससे तुम्हारा ब्याह रचाऊंगी। लाला जी भी कह रहे थे कि तुम यहीं आ जाओ। क्या? अनु, दादाजी मुझे यहाँ आने का कह रहे थे? हाँ भैया, उन्होंने तुम्हें कहने को कहा था। अरे क्यों नहीं कहेंगे भला? तुम हमसे अलग थोड़े ही हो। तुम्हें अपने से अलग नहीं मानते हैं। हम तुमसे नाराज भी नहीं हो सकते हैं कल्याण। तुम भी ये सब फालतू की बातें सोचना छोड़ दो। सुनो, तुम वो सरला को जानते हो ना? हाँ, उसी की लड़की से मैं इसका ब्याह करूंगी। क्या माँ, आप भी वो सरला का नाम ले बैठी? वो मोटी थुलथुल, वो कोई शादी करने लायक है? कैसी बातें करते हो? जरा बोल बदन की है तो क्या हुआ? इतनी सुशील, इतनी सुंदर है, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। हाँ, वैसे बात तो सही है, बहुत सुशील है, बहुत संस्कारी है भाई। लो कल्याण, तुम्हारा तो सचमुच हुआ कल्याण। अरे कल्याण, आ गए तुम? जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और बताओ, मजे में तो हो ना? हाँ? आज रात हम लोगों के साथ खाना खाने चल रहे हो ना? नहीं। मैं टैक्सी बुलवा देती हूँ। वही तो बात, खराब बात है। अभी तो तुम आए हो और अभी जाने की बात कर रहे हो। हाँ? अच्छा लाला जी, रास्ते में आते समय आपका कारखाना देखा, अब तो काफी बड़ा होगा। काफी बड़ा तो क्या? हाँ ठीक ही है। वैसे सीताराम से मिलने गए? हाँ, आज सुबह ही। अब आप क्या क्या बनाते हैं? यही कोई रशक वगैरह और इलेक्ट्रिक गैजेट्स वगैरह। कैसा है सर? ठीक है? नहीं। क्यों? क्या हुआ? फिर वही हार्ट अटैक आया? नहीं, हार्ट अटैक नहीं, इस बार उनकी आत्मा कष्ट पा रही है। अरे कल्याण, तुम अपना वो पुराना घर देखने नहीं चलोगे? मैं लाला जी से बात करना चाहता हूँ प्रदीप। हाँ हाँ, और क्या? इतने दिनों बाद मिला, बात तो होनी चाहिए। अब देखो ना, किसी बदनसीब के साथ में कैसा होता है। बड़े लोग गलती करते हैं तो उन्हें एम्बेसडर बना दिया जाता है, और छोटे लोग गलती करते हैं तो ऐसी सजा मिलती है। कल्याण, तुम सीताराम से मिलने गए थे, तुमने खबर नहीं? मैं नहीं जानता था कि आपको उनमें कोई दिलचस्पी है। अरे बहुत दिलचस्पी है उसमें। मैं चाहता हूँ कि उसे ये मालूम होना चाहिए कि मेरे घर में, मेरे कारखाने में उसके लिए आज भी जगह है। वो जब चाहे यहाँ लौट सकता है। आप नहीं जानते, वो आपके कारनामों से घृणा करते हैं। जानता हूँ।
आदमी बदल भी तो सकता है ना। सीताराम जी तो ऐसे कभी नहीं थे। वो ऐसे ही हो गए हैं माँ। लड़ाई में पैसा बनाने वाले हर आदमी को गोली मार देना चाहते हैं। तब तो बहुत गोलियों की जरूरत पड़ेगी। पर अच्छा हो प्रदीप कि उन्हें एक भी ना मिले। ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। क्यों? आप और क्या आशा करते हैं? नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि सीताराम आज भी वैसे ही है। अपनी गलतियां मानना उसे आता ना। तुम्हें याद है ना, उस दिन उसने रूम में खड़ा हुआ हीटर छोड़ दिया था और आग लग गई थी, लेकिन वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं। उसके सम्मान के लिए मुझे मुनीम को नौकरी से निकालना पड़ा, मालूम है ना। और उस बार उसने ललित को कितनी गालियां दी। क्यों? क्योंकि ललित ने उसे किसी आईटीडी कंपनी के शेयर से खरीदवा दिए। याद है ना तुमको? अच्छा है कि तुमको ये याद है। पर ये मत भूलना कि दुनिया में होते हैं कुछ लोग जो अपनी गलतियों का दोषारोपण हमेशा दूसरों के सर पर करते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? टैक्सी आ रही है। अरे इतनी जाने की जल्दी क्या है? रात को 12 बजे की गाड़ी से चले जाना। और क्या, हम लोग रात को खाना खाने जा रहे हैं, हम लोग के साथ चलो। हाँ भैया, रुक जाओ ना, खूब मजा आएगा। ठीक है। हाँ, ये हुई ना कोई अच्छी बात। हाँ वैसे माँ और कौन कौन चल रहा है? अरे वाह, मैं सोच रहा था क्यों ना वो सरला को भी ले चले। हाँ हाँ, मैं अभी फोन किए देती हूँ। ये अच्छी बात अरे है। नहीं माँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ क्या कर। चलो बढ़िया, तुम मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारी शर्ट निकालता हूँ। अच्छा सुनो, वो नीली वाली निकालना, और हाँ टाई भी खूब जचेगी इस पर। ठीक है माँ। समझ गए? समझ गया। माँ जितना अपनापन इस घर में लगता है उतना और कहीं नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कुछ बदला ही ना। आप भी बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। और लाला जी पर भी वैसे उम्र का कोई असर दिखता नहीं है। देखो भाई, मैं तुम सब लोगों में सबसे तगड़ा हूँ। मैं बीमारी को अपने पास फटकने भी नहीं देता। बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। जानते हो कल्याण, पिछले 15 सालों से आज तक इन्हें जुकाम भी नहीं हुआ है। हाँ बस वो उस बार के निमोनिया को छोड़कर। हाँ अरे भूल गई तुम? वो लड़ाई के समय मुझे निमोनिया हो गया था ना। हाँ, सिवाय उस बार के निमोनिया को छोड़कर। तुम इस तरह से मुझे मत देखो कल्याण। उस दिन सच में ये इतना ज्यादा बीमार हो गए थे कि बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। फैक्ट्री आना चाह रहे थे पर माँ आपने ऐसा क्यों कहा कि इन्हें कभी कभी इसको कल्याण समझ सकता हूँ कि तुमको कैसा लगा। उस दिन के लिए मैंने कभी अपने आप को माफ नहीं किया। और यकीन मानो, मैं अगर उस दिन फैक्ट्री में होता ना तो सीताराम को वो गलती कभी नहीं करता। हाँ आपने ऐसा क्यों कहा कि इन्हें कभी सर्दी तक नहीं हुई? मैंने कहा था कि एक बार बीमार पड़े थे। अनु तुमने सुना? तुमने सुना अनु? अरे आदमी को हर बीमारी याद रहती है क्या? हाँ निमोनिया याद रहता, खासकर यदि वो उस दिन हुआ हो जिस दिन आपका पार्टनर इतनी बड़ी भूल कर बैठा। उस दिन क्या हुआ था लाला जी? लाला जी उस दिन क्या हुआ था? भाभी जी, भाभी जी, ये लीजिए शरद की जन्मपत्री पूरी हो गई। आप जानती हैं 25 नवंबर का दिन उसके लिए शुभ था। सच? हाँ। मैं कह रही थी ना, कल्याण सुना तुमने? प्रदीप, ललित कुमार कह रहे हैं कि 25 नवंबर का दिन मेरे शरद के लिए शुभ था। बकवास। बात है नक्षत्र जीवन के बहुत से सत्यों को उजागर करते हैं। देखिए शुभ दिन किसी की भी मृत्यु असंभव है। तुम मानो मत मानो। मानने न मानने की कोई बात ही नहीं है। प्रदीप, मेरा तो दिल कहता है कि मेरा शरद। तुम्हें चली जाने के लिए कह दिया है। और किस बात का इंतजार कर रही है? इसे यहाँ से जाने के लिए कोई नहीं कह सकता कल्याण। जरा ड्राइवर को रुकने को कह दोगे? हाँ मैं उसको कहता हूँ। तुम्हारा सारा सामान लगा दिया है। हाँ? क्या? बस सूटकेस बंद करना बाकी है। मुझे यहाँ प्रदीप ने बुलाया है। इनके कहे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। सुन लिया तुमने? गेट आउट। अनु मैं एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। भैया देखो, बुरा मत मानना, पर इस समय तुम्हारा यहाँ रखना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें समझा सकती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। भैया तो अनु। भैया मेरी बात तो सुनो। अनु मेरी बात। भैया भैया माँ, आपने अनु का सामान क्यों बटोरा? प्रदीप, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अनु का सामान क्यों बटोरा? वो हमारे परिवार की नहीं तो है। मैं भी इस खानदान का नहीं हूँ फिर। वो शरद की मंगेतर है। मैं शरद का भाई हूँ, शरद मर चुका है और मैं अनु से शादी करना चाहता हूँ। कभी नहीं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बिल्कुल कुछ नहीं कहोगे। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? मेरे पास कुछ कहने के लिए क्यों नहीं?
बहुत कुछ कह सकता हूँ मैं भी। मैं 3.5 साल से तुम पागलों की तरह। बस अब एक शब्द भी नहीं। अब जो कुछ भी कहना है वो मैं कहूंगी, तुम कुछ भी नहीं कहोगे। प्रदीप, तुम्हारा भाई जिंदा है और हमें उसका इंतजार करना है। माँ, कब तक? जब तक वो नहीं लौटता तब तक। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। देखो प्रदीप, मैंने तुमसे कभी किसी बात के लिए ना नहीं कहा, लेकिन आज कह रही हूँ। जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा, तब तक आप उसे भूलेंगे नहीं। उसकी याद में पागल रहेंगे और उसे कभी छोड़ेंगे भी नहीं। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती और तुम भी ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन मैं उसे भूल चुका हूँ बहुत पहले। तो अपने पिता को भी भूल जाओ, उन्हें भी छोड़ दो। दिमाग खराब हो गया है इसका। एकदम। बेटा प्रदीप, तुम्हारा भाई जिंदा है और अगर वो मरा है तो उसकी मौत तुम्हारे पिता के हाथों हुई है। जब तक ये जिंदा है वो भी जिंदा है। बात समझ रहे हो मेरी? भगवान कभी पिता के हाथों बेटे की मौत नहीं होने दे सकता। बात समझ रहे हो मेरी? बात समझ में आ रही है? इसका तो दिमाग खराब हो गया। वो सब आपने किया था। देखो तुम जानते हो शरद B40 प्लेट, पर दूसरे प्रदीप कमला पागल हो गई है। लाला जी, आप ऐसा कैसे कर सके? कैसे? B40 प्लेट आपने किया दूसरों को। तुम्हें हुआ क्या है प्रदीप? आखिर बात क्या है? तुम इस तरह लाला जी, आपने 21 लड़कों को मार डाला। मुझे मारा? हाँ, आपने सबकी हत्या की। मैंने कैसे किसी की हत्या की? लाला जी, मैंने किसी की हत्या नहीं की बेटा। तो फिर मुझे सब कुछ सच से बताइए। मैं सब कुछ सही सही जानना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आप प्रदीप, ये तुम क्या कहे जा रहे हो? मुझे सब कुछ सही सही जानना है। उस दिन सिलेंडर ठीक से नहीं बने थे। कहीं आपने कुछ बताइए। अरे बेटा, तो मैं क्या करता? बिजनेस में ऐसा करना पड़ता है। उस दिन अगर मैंने माल सप्लाई नहीं किया होता तो मेरा ठेका कैसे लगता? 40 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैंने जो कुछ भी कमाया था 5 मिनट में ठीक हो गया। अब तुम भी बताओ, मैं ऐसा कैसे कर सकता? पर बेटा, मैं तुमसे ईमानदारी से देखो, मुझे लगा था कि वो 29 सिलेंडर जहाज में लगाने से पहले चेक किए जाएंगे, उनका फॉल्ट पता लग जाएगा और उन्हें कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपने उन्हें भेजा ही क्यों था? समय देना जरूरी था। मुझे लगा कि वो सिलेंडर वापस आ जाएंगे। पर जब अगले हफ्ते तक कोई शिकायत नहीं आई तो मुझे लगा कि मैं ही कह देता हूं। कहा क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा आपने? 3 हाथ से निकल चुका था। सिलेंडर से जहाज में लगा दिए। 21 जहाज नीचे आ रहे थे। अखबारों में खबरें आ गई थी, पूरे के पूरे पेज भरे पड़े थे। हम लोगों के हाथों में हथकड़ियां लग गई। मैंने सब कुछ किया। देखो, मुझे एक मौका मिला था और मैंने उसको उपयोग किया। 61 साल का हो गया हूं। तुम ही बताओ, तुम्हारे लिए कुछ करने का मौका मुझे फिर कब मिलता? यानी कि आप ये अच्छी तरह जानते थे कि वो सिलेंडर एकदम रद्दी है, बेकार है। बिल्कुल। आप उन्हें इस्तेमाल करने से मना करने जा रहे थे। हाँ, पर इसका मतलब ये कि आप जानते थे कि उन सिलेंडरों के बूते पर जहाज ऊपर नहीं टिक पाएंगे। हो सकता है कि हो सकता है। हे भगवान! प्रदीप, बेटा, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया। सब कुछ तुम्हारे लिए किया प्रदीप। मेरे लिए? अरे आप क्या है? किस दुनिया में रहते हैं? मेरे लिए? यानी मैं वहां सरहद पर हर दिन मौत से लड़ रहा था और आप मेरे ही साथियों को मौत के घाट उतार रहे थे, वो भी मेरे लिए। अरे दादाजी, आप इंसान हैं कि जानवर? आप जानवर भी नहीं हो सकते। जानवर तक अपने बच्चों को नहीं मारता, लेकिन आपने मेरे लिए। ठीक। अरे क्या आपके लिए देश कुछ भी नहीं है? ये देश के दूसरे
अब समझा। आपने ये सब कुछ अपने बिजनेस के लिए और अपने मतलब के लिए किया जमुना प्रसाद जी, अपने मतलब के लिए। मैं आपका क्या करूं? मैं आपका क्या क्या करूं? जी तो करता है कि आपकी जुबान निकाल कर प्रदीप बेटा कोई खबर है? नहीं, तो आप कब तक बैठी रहेंगी? बताइए, सो जाइए। मैं प्रदीप का इंतजार कर रही हूँ। मैं एकदम ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। हाँ, पर 12 बज चुके हैं। अब मुझे नींद नहीं आएगी अब। तुम किसी मरीज के यहाँ से आ रहे हो? हाँ, सिर में हल्का सा दर्द हुआ नहीं, डॉक्टर की बुलाहट हो जाती। दिन हो चाहे आधी रात, जानती हो, मेरे आधे से ज्यादा मरीजों को पागल खाने होना चाहिए। पागल खाने। अरे, सबको पैसे की आय पड़ी है, सबको। मैं कहता हूँ पैसा क्या है? कुछ भी नहीं। अगर थोड़ी देर तक पैसा 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 रखते रहो तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? हाँ, वो आज प्रदीप की लाला जी से झड़प हो गई और वो कार लेके न जाने कहाँ चला गया। कैसे लगा? वो ऐसे ही बहुत परेशान हो गया और अनु को लेकर बात है? हाँ, सोचो वो अब तक बाहर नहीं आई है। तो फिर लाला जी ने क्या कहा? किससे? संकोच सब कह डालिए, मुझे सब मालूम है। कैसे? ऐसा ही बहुत दिनों से। मैं सोचती थी कि प्रदीप भी भीतर ही भीतर सब कुछ जानता है, पर उसे इतना गहरा सदमा लगेगा ये मैं नहीं जानती। देखिए भाभी जी, प्रदीप के लिए इस स्थिति से समझौता करना जरा मुश्किल होगा। मैं और आप कर सकते हैं, पर वो नहीं। झूठ बोलने और उसे बर्दाश्त करने के लिए अलग तरह की मानसिक बनावट की जरूरत होती। क्या मतलब? वो लौटेगा नहीं? नहीं 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 नहीं, वो आए, वो जरूर आए। हम सब लौट आते। इसी निजी हलचने से ना मर जाते। आदमी समझौता कर लेता। हम सबका एक सितारा होता है, ईमानदारी का सितारा, जिसे पकड़ने में हम अपनी सारी उम्र लगा देते। पर एक बार यदि वो डूब गया तो फिर उसे नहीं पाया जा सकता। प्रदीप भी डूब नहीं गया। एकांत में अकेले बैठकर अपने उस सितारे का डूबना देखना चाहता हूँ बस। वो आ जाए तो? काश वो ना आए। जानती, एक बार मैं एक घर बार छोड़कर कहीं दूर चला गया, बहुत दूर, साल भर रिसर्च करता। बड़े खुशनुमा दिन थे। तब मैं वो सब कर सका जो मैं करना चाहता था, बिना किसी बाधा बंधन के। बड़े मजेदार दिन गुजर रहे। फिर शांति आ गई, रोग आकर मुझे ले अभी जी मैं आ गया, क्योंकि मैं अच्छा पति हूँ, सो मैं आ गया। आप परेशान मत होइए, प्रदीप जी अच्छा बैठा है वो। लाला जी, मुझे लगता है प्रदीप यहीं कहीं आसपास भटक रहा होगा। आप परेशान मत होइए, मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ, अभी जैसे कहीं ना थोड़ा आराम करें, परेशान हो। आप लोग चिंता मत करिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ये यहाँ क्या कर रहा था? उसका दोस्त घर नहीं लौटा है अभी तक। ये इसका इस तरह आना जाना मुझे पसंद नहीं है। उसे सब मालूम। कैसे? ऐसे ही उसने बहुत पहले अंदाजा लगा लिया था। देखो मुझे
अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? देखो, अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम बैठकर जरा एक बार फिर से विचार कर लो। ये अभी तक अंदर क्या कर रही है? बाहर क्यों नहीं है? पता नहीं क्या कर रही है। इसे कुछ मालूम तो नहीं है ना? उसने प्रदीप को जाते हुए देखा था। ना मालूम होने की तो कोई बात नहीं, सब तो साफ है। बट मैं उससे पूछ कर देखूं। मुझसे मत पूछो। अरे तो फिर किससे पूछूं? मुझे नहीं लगता कि वो इस बारे में कुछ करेगी। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, पूछ रहा हूं। क्यों नहीं पूछूं? क्या हूं मैं? कुछ भी नहीं। मुझे लगता था कि मेरा घर है, परिवार है। कहाँ गया सब? सब यही है। बस मैं ये कह रही हूँ कि मुझ में अब सोचने समझने की शक्ति नहीं रही। सोचने समझने की शक्ति नहीं। परिवार के ऊपर जरा सी मुसीबत आई, तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति चली। तुम फिर वही करने लगे। जरा सी तुम पर मुसीबत आती है और तुम मुझ पर चिल्लाने लगते हो और उससे ऐसे करते हो जैसे कि सारा मसला हल हो जाएगा। हाँ तो क्या करूं? बोलो क्या करूं? देखो, अगर वो लौट कर आए तो अगर से तुम्हारा क्या मतलब? आएगा ही? देखो, मैं ऐसा सोचती हूँ कि जब वो लौटे ना तो तुम उसे बैठाकर खुद ही सब कुछ बता दो। तुम उसे बता दो कि जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम अपनी गलती मानते हो। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि अगर उसे ये मालूम चल जाए कि तुम अपने किए की सजा भुगतने को तैयार हो तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार? कौन सी सजा और कैसे? तुम उससे कह दो कि तुम जेल जाने के लिए राजी हो। कह रही हो? मैं जेल जाने को राजी हूं? तुम्हें जाना नहीं होगा, वो तुम्हें जाने थोड़ी नहीं देगा। मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर उसे ये पता चल जाए कि तुम अपनी गलती मानते हो और उसकी सजा भी भुगतने को तैयार हो तो हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दे। माफ कर दे? मुझे? किस बात के लिए? तुम अच्छी तरह से जानते हो। नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। हाँ? ये धन दौलत ऐशो आराम किसको चाहिए था? तुमको ना? इसलिए मैंने किया। मैं इस तरह से नहीं चाहती थी। इस तरह से नहीं चाहती थी? केवल चाहने से कुछ भी नहीं होता है। मैं भी इस तरह से नहीं चाहता। लगता है मैंने ही तुम लोगों को सर पर टांग के रखा। अरे अगर अपनी तरह छोटी सी उम्र में घर से बाहर कर दिया होता ना रोजी रोटी खाने के लिए, सब समझ में आता कि दुनिया कैसे चलती है। मुझे किस बात के लिए माफ करेगा? मैंने अगर किया तो सिर्फ तुम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए ही करने से अपराध कम नहीं हो जाता है। होना होगा। उसके लिए परिवार से बढ़कर भी कुछ है। परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता कमला। उसके लिए है। देखो, इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके लिए वो उसे माफ नहीं कर सकते। जानती हो क्यों? इसलिए वो मेरा बेटा है और मैं उसका बाप हूं। इसलिए कि मैं उसका बाप हूं और वो मेरा बेटा है। देखो तुम समझ गई? इससे बड़ा कुछ नहीं। इससे बड़ा कुछ भी नहीं। और तुम अच्छी तरह से कि प्रदीप से तुम यही कहने जा रहे हो। मैं उसका बाप हूं और वो मेरा बेटा है। अगर इससे भी बड़ा कुछ है ना तो मैं अपने आप को भूल गया। बंद करो ये सब। समझ गई? तुम अच्छी तरह समझ गई ना तुमको क्या कहना है? नहीं। वो मुझे अपने से अलग नहीं कर सकता। देखो कैसा भी हो सकता। देखो, वो तुमसे बहुत प्यार करता था, बहुत सम्मान करता था तुम्हारा। तुमने उसका दिल तोड़ दिया है। हाँ, पर मुझसे दूर रहेगा। मैं समझती हूँ कि शायद हम लोग उसे ठीक से समझ ही नहीं पाए। मैंने सुना है कि वो जंग में बहुत खूंखार था, दुश्मनों को निर्ममता से मारा करता था और यहाँ एक चूहे से भी डर जाता। मैं नहीं जानती कि वो क्या कर बैठेगा, कुछ नहीं कह सकती। अरे अगर शरद होता ना तो ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि उसके लिए उसका परिवार सब कुछ था। वो जानता था कि दुनिया कैसे चलती है।
पैसा कैसे आ? इनकी तरह सिरफरा नहीं था वो। इनका तो इसका तो रवैया ही कुछ हुआ। शरद, अजय मैं शरद होता ना तुम कमला में क्या कर? तुम परेशान मत हो। देखो ठीक हो जाएगा। देखो मैं तुम लोगों के लिए ही जिंदा हूं। मैंने सिर्फ तुम लोगों के लिए ही सब कुछ किया। मैं जानती हूँ, वो सब मैं जानती हूँ। आप लोग इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं? जाइए सो जाइए। मुझे आने पर मैं आपको बता दूंगी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? कमला, इसको खिलाओ कुछ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं करूँगी। अनु, अनु तुम कितनी अच्छी हो। मैं लाला जी को लेकर कुछ नहीं करूँगी। पर बदले में आप लोगों को मेरे लिए कुछ करना होगा। माँ आपने प्रदीप को अपनी ही नजरों में दोषी बना दिया। आपका मतलब ऐसा रहा हो या नहीं, पर मेरे सामने वो अपने आप को दोषी मानता है। आपको उससे कहना होगा कि शरद अब नहीं रहा। और आप भी जानते हैं, मेरी बात समझ रही है ना माँ? अनु ठीक करेगी, कमला अनु ठीक करेगी। माँ, तुम कह दो प्रदीप से। माँ मैं जानती हूँ मैं आपसे कितनी बड़ी चीज मांग रही हूँ, लेकिन और कोई उपाय नहीं। आपके 2 बेटे थे, अब उनमें से एक ही है। कमला, कमला तुम कह दो प्रदीप से। हाँ, ये आपको खुद कहना होगा ताकि वो विश्वास कर सके। अनु, बेटी, अगर ये बात सच है तो मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है। उसे अपने आप ही पता चल जाएगा। जिस दिन तुम दोनों का ब्याह होगा, उसका दिल भी मर जाएगा, क्योंकि सच्चाई वो भी अच्छी तरह से जानता है और तुम भी। वो आखिरी पल तक अपने भाई का इंतजार करेगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अनु, तुम कुल बम्बई जा रही हो, एकदम अकेली। तुम्हारी यही जिंदगी होगी, एकदम अकेली। शरद अब नहीं रहा। मुझसे कुछ मत कहो। शरद अब नहीं रहा। अच्छी उम्र को उसकी मौत हो चुकी है, ये मैं जानती हूँ। उसकी मौत का कारण हवाई जहाज की गड़बड़ी नहीं, अब वो मर चुका है माँ, और ये मैं जानती हूँ। फिर वो कैसे मरा? मुझसे झूठ बोल रही हो, बताओ वो कैसे मरा? आप जानती हैं मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। उसकी मौत के बारे में निश्चिंत हुए बिना कि हमें किसी और की तरफ आँख भी उठाए, आपके लिए इतना काफी होना चाहिए। मेरे लिए इतना काफी होना चाहिए? बोलो, ये तुम क्या कह रही हो? हाथ छोड़िए माँ। लाला जी आप इधर जाइए। क्यों? मैं कह रही हूँ आप जाइए। प्रदीप आए तो मुझे खबर कर देना। क्या करूं? मेरी क्या है? माँ आप बैठिए। क्यों? बैठिए, क्या होगा? बैठिए। विश्वास मानिए माँ, जब मैं आई थी तब मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लाला जी आप लोगों के प्रति मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मैं केवल शादी के इरादे से आई थी। मैंने सोचा था मैं इसे केवल इसलिए अपने साथ लाई कि यदि शरद की मौत के बारे में आप और किसी तरह से मानने को राजी न होगी तो इसका सहारा दूंगी। ये क्या है? अरे इसे शरद ने अपने मरने से पहले मुझे लिखा था। मैं आपको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहती थी मैं सच, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया। नहीं तो मैं इतना अकेली
हाँ मैं जा रहा हूं। कहीं ना कहीं एक अच्छी नौकरी मिल ही जाएगी, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं जानता हूं मधु तुम क्या सोच रहे हो, सब सच है। इस घर में मुझे भी एकदम कायर बना दिया गया है। मैं सच कह रहा हूं, जो बात मैं आज जान पाया हूं, अगर ये बात मैं उस दिन जान जाता, अगर जिस दिन घर लौटा था, तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। लाला जी जेल में होते और मैंने खुद ले जाता। लेकिन अब तो उनकी ओर देखकर रोने की सिवाय किया भी क्या जा सकता। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम और कर भी क्या सकते हो? मैं उन्हें जेल में डाल सकता हूं संजी, जेल में। मुझ में इतनी इंसानियत कहां बची है जो मैं ऐसा कर सकूं? अब तो मैं भी दूसरी दुनिया की तरह, इन लोगों की तरह दुनियादार जो हो गया हूं, व्यावहारिक हो गया हूं। सब आपने किया है, सिर्फ आपने। दुनिया में दुनियादार तो बनना ही पड़ता है। हाँ, दुनिया में दुनियादार तो बनना ही पड़ता है। कुत्ते बिल्ली ये सब दुनियादारी तो होते हैं, सब अपना अपना मतलब देखते हैं। दुनियादार अगर कोई नहीं होता तो वो जो लड़ाई में अपनी जान कुर्बान कर देता है। मैं भी दुनियादार जा रहा हूं मैं ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँ। तुम कहो। मैं कसम खाती हूँ, मैं इस सिलसिले में कभी भी कुछ नहीं कहूंगी। मुझसे ना कहो, पर अंदर ही अंदर तो सोचती रहती हो। जो मर्जी है करो। क्या करूं? यहाँ कुछ करने लायक छोड़ा गया? मैं अब तक बाहर यही सोचता रहा कि लाला जी को अब सजा देने से क्या फायदा? क्या उन्हें सजा देने से अब मरे हुए लोग वापस लौट कर आ सकते हैं? लड़ाई में जो लोग बुस्सली दिखाते थे, हम लोग उन्हें शूट कर दिया करते थे सम्मान की खातिर। लेकिन यहाँ तो सभी एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इस बार इस एक आदमी के कारण एक नहीं, बहुत से लोगों की जान गई है। बस इतनी सी तो बात, सभी ऐसा कर रहे हैं। मैं अकेले लाला जी को ही क्यों दोष दूं? सब कायर है, सब बुज़दिल है। माँ आप इनसे कहिए ना अनु से जाने के लिए। मैं इन्हें नहीं जाने दे सकती। माँ आप इनसे। अनु, ठीक है, तो फिर मैं ही कह देती हूँ। वो मुझे दो। क्या हुआ प्रदीप? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हूं। प्रदीप, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अभी कहने सुनने को कुछ बाकी रह गया? ठीक है, जो कहना कहिए। बात क्या है? हाँ? हमारे पास बहुत दौलत हो गई है, इस बात की बहुत तकलीफ है। हाँ, इसी की तकलीफ। उठाकर फेंक दो उसको, डाल दो कुएं में। सुन रहे हो? डाल दो कुएं में। तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हें अगर अपनी दौलत से इतनी ही तकलीफ है तो तुम्हारी जो मर्जी आए होगा, सब कुछ तुम्हारा है। मेरा कुछ नहीं है। मेरा क्या है? मेरा तो समय ऐसे भी बताओ क्या करना चाहिए? सवाल इसका नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूं, सवाल इसका है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ? हाँ? तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो? तुमको लगता है कि मेरी वही जगह है? चुप क्यों? कहते क्यों नहीं? अरे इतना सब कुछ कह चुके हो तो फिर ये भी कह दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मुझसे ये कह नहीं सकते, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरी जगह वो नहीं। लड़ाई में कौन सा जिसने मुफ्त में काम किया?
अगर किसी ने किया हो तो मैं भी करने के तैयार हूं। कौन सा ठेकेदार था जिसने पैसे नहीं बनाए थे? किसने मुफ्त में रसद सप्लाई नहीं की थी? किसने रसद में मिलावट नहीं की थी? कौन था जिसने बहती गंगा में हाथ नहीं धोते? बोलो। इस दुनिया में पैसा हमेशा पैसा रहा है प्रदीप, लड़ाई हो या हो। और अगर तुम अच्छे देश देखना चाहते हो ना, आप एक देश को और मैं जानता हूं कि इसीलिए तुम मुझसे कुछ नहीं कह पाते। ठीक कहते हैं आप। तो फिर मैं बुरा कैसे हूं? जानता हूं कि आप दूसरों से बुरे नहीं हैं। मैंने तो आपको दूसरों से अच्छा माना था। मैंने आपको एक मामूली इंसान के रूप में नहीं, अपने पिता के रूप में देखा था। कि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, अपने आप को ऐसे नहीं देख सकता। इसीलिए ये घर छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूं मैं। प्रदीप वो मुझे इसे इन्हें पढ़ लेने दीजिए माँ। क्या है? इसे शरद ने अपने मरने से पहले मुझे प्रदीप वो तुम्हारे लिए नहीं है। तुम भीतर जाओ। क्यों? तुम भीतर जाओ। रात बहुत हो गई, तुम भीतर जाओ। शरद, प्रदीप तुम इन्हें कुछ मत बताना। तुम भीतर जाओ, मेरी बात सुनो, तुम भीतर जाओ। जाओ तुम भीतर। पिछले 3 सालों से बात बात बात। अब आप मुझे बताइए कि आपका क्या करना चाहिए। इस तरह उसकी मौत हुई, अब आप मुझे बताइए कि आपकी जगह कहां है। देखो देखो, दुनिया में आदमी भगवान नहीं बन सकता भाई। दुनिया के बारे में मैं सब जानता हूं मिस्टर जमुना प्रसाद जी। आप बस एक पत्र सुन लीजिए। अपनी मौत के ठीक पहले शरद ने अनु को लिखा था। प्रिय अनु, जो कुछ इस समय मैं महसूस कर रहा हूं उसे लिखना असंभव है, पर तुम्हें बतलाए बिना मुझे चैन नहीं मिल रहा है। कल शाम को डाक मिली, साथ में अखबार भी। लाला जी और तुम्हारे बाबूजी की केस की खबर हेडलाइन पर थी। मैं कह नहीं सकता मुझे कितनी तकलीफ हुई। तब से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। सचमुच क्या जिंदगी की कोई कीमत नहीं? यहाँ लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं और वहां सब पैसा बनाने में जुटे हैं। शर्म के मारे मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं अभी मोर्चे पर जा रहा हूं, कभी न लौटने के लिए। शायद मैं लापता करार दिया जाऊं। अगर ऐसा हो तो तुम मेरा इंतजार मत करना। अनु, मैं सच कह रहा हूं। अगर लाला जी मेरे सामने होते तो मैं उनका गला घोंट देता। पत्र का मतलब समझ में आ रहा है आपको? अब दीजिए दुनिया को दोष। समझ में आ रहा है जमुना प्रसाद जी? समझ आ रहा है। तुम बड़ी निकालोगे, मैं कोट पहन कर। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुम कहीं नहीं जा रहे। रात बहुत हो गई, तुम भीतर जाओ, तुम आराम करो। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। नहीं, अब मुझे यहाँ से जाकर नहीं सकता। कैसी बातें करते हो? अगर शरद होता तो वो तुम्हें कभी जाने के लिए नहीं कहता। ठीक कहती हो। शरद मेरा बेटा, लेकिन उसके लिए वो सब भी मेरे ही बच्चे थे। और मुझे भी लगता है कि हाँ, वो सब भी मेरे ही बच्चे थे। मेरे बच्चे। नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। प्रदीप बेटा, तुम इन्हें कहीं नहीं ले जा रहे हो। मैं ले जा रहा हूँ। देखो प्रदीप, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तुम
तुम उन्हें रुकने के लिए कहोगे तो वो रुक जाएंगे, रोक लो उन्हें। तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। प्रदीप, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? जेल में वो कितने दिन तक जिंदा रह सकेंगे? क्या तुम उनकी जान लेना चाहते हो? मुझे लगा था कि अभी तक आप इस पत्र को पढ़ चुकी हैं। लड़ाई खत्म हो चुकी है बेटा। लड़ाई खत्म हो चुकी है तो फिर शरद आपके लिए क्या था? एक पत्थर का टुकड़ा जो पानी में गिरकर गायब हो गया। सिर्फ अफसोस करने से ही कुछ नहीं होगा माँ। शरद ने आपके और लाला जी के अफसोस करने के लिए ही अपनी जान नहीं दी थी। हम लोग और कर भी क्या सकते हैं? आप लोग और अच्छा बन सकते हैं। आप लोग ये समझ सकते हैं कि परिवार के सीमित दायरे से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है और जिसके प्रति हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब तक आप लोग ये बात नहीं समझते तब तक अपने बेटे को मौत के मुंह में धकेलने वाले आप लोग ही होंगे, क्योंकि शरद ने इसीलिए अपनी जान दी थी। निर्देशक से अनुरोध है कि वो मंच पर और मंच पर ही सभी कलाकारों का परिचय करवाएं। ललित की भूमिका में थे सतीश मलासिया, शांति भाभी पूजा विश्वकर्मा, अनुराधा सिमरन बहल, मां की भूमिका में आरती विश्वकर्मा, प्रदीप थे पीयूष पांडा और गंगा प्रसाद की भूमिका में थे पंकज चौबे। मैं मंच पर एक सभी कलाकारों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए। आप जो खूबसूरत सेट देख रहे हैं उसको डिजाइन किया है चैतन्य सोनी ने। संस्था के सभी युवा कलाकारों ने मिलकर ही किया है। म्यूजिक पर थे पुनीत सूर्यवंशी, लाइट पर थे मुकेश जिज्ञासु। शुभम और नाटक के निर्देशक सौरभ लोधी। अब हमारी संस्था के अध्यक्ष